ऑनलाइन गेमिंग ऐप और सट्टेबाजी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और इस सुनवाई में क्या हुआ हम जानते हैं एडवोकेट विराग गुप्ता जी से। विराग जी, कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं, आपकी ओर से जो याचिका दाखिल की गई है यानी कि याचिकाकर्ता की तरफ से, वो क्या है? देखिए, इस याचिका में जो सीएससी ने याचिका दायर की है उसमें मोटे तौर पर 4 बड़ी मांगें हैं। पहली मांग ये है कि देश के कानून जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से 18 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चे वो किसी भी तरीके का जुआ और सट्टेबाजी तो गैर कानूनी है, लेकिन पैसे का लेन देन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर पैसा फंस जाएगा तो उनको पैसा मिलेगा नहीं। इसलिए नाबालिग बच्चों को किसी भी तरह का मनी गेम नहीं खेलने की इजाज़त मिलनी चाहिए और इसके लिए केंद्र सरकार को नए कानून के अनुसार कदम उठाना चाहिए। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो गूगल के और एप्पल के प्ले स्टोर्स हैं ये इंटरमीडियरी हैं, आईटी एक्ट के तहत इंटरमीडियरी हैं और इनकी ये जिम्मेदारी है कि सिर्फ कानूनी तौर पर ही जो स्वीकृत ऐप्स हैं उनको इजाज़त मिले। तो जो नए कानून के हिसाब से जो सोशल गेम्स हैं और ई स्पोर्ट्स के गेम हैं और उनको जो लाइसेंस मिलेगा तो सिर्फ लाइसेंस धारक ऐप्स ही इन प्लेटफॉर्म्स पर रहे, वाइट लिस्टिंग हो, ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐप्स या वेबसाइट्स गैर कानूनी तरीके से ऑपरेट करते हैं प्ले स्टोर के बाहर भी, लेकिन उन लोगों का जो पेमेंट है वो बैंकिंग सिस्टम के दायरे में हो रहा है। इसलिए रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय आदेश जारी करे यूपीआई को और डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स में कि गैर कानूनी तरीके से गेमिंग कंपनियां जो कारोबार कर रही हैं उस पर रोक लगे। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार ने बोला था कानून पास होने के बाद कि जो ऑफशोर कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, गैर कानूनी तरीके से कारोबार कर रही हैं, टैक्स की चोरी कर रही हैं, भारत की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, उन पर नियंत्रण रखने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो इंटरपोल की मदद ली जाएगी। तो उन कंपनियों से लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी, 55,000 करोड़ रुपए का 3 साल में इनकम टैक्स, उसकी वसूली के लिए केंद्र सरकार को भारतीय जो विभिन्न जो उनके सरकार के मंत्रालय हैं उनके साथ इंटरपोल की मदद लेकर के और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि लॉ कमीशन की रिपोर्ट में और ये जो कानून है, मैं समझता हूँ देश का पहला ऐसा कानून है जिसमें ये बताया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग का मर्ज कितना ख़राब है। कानून में लिखा गया है कि 45 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं, 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, लोगों के मानसिक अवसाद बढ़ रहे हैं, सामाजिक बुराइयां बढ़ रही हैं, आर्थिक अपराध बढ़ रहे हैं, लोग तबाह हो रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में जब केंद्र सरकार ने जो नया कानून बनाया है तो इस कानून पर तुरंत कठोर से कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। एक अहम बात यह है कि कानून अगस्त में लाया गया और अब तक उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के कोई कदम नहीं उठाया गया। शायद यही वजह है कि आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। नहीं, वो कानून तो संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और उसको नोटिफाई कर दिया गया है और कानून के अनुसार उसमें जो रूल्स हैं वो ड्राफ्ट रूल सर्कुलेट हुए हैं और उन ड्राफ्ट रूल्स को कंसल्टेशन के बाद फाइनल किया जाएगा। कानून के मोटे तौर पे 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है कि जो मनी गेमिंग ऐप्स हैं उन पर प्रतिबंध लगाना, जो कानून बनने के बाद तुरंत लागू हो गया है। इसी वजह से भारत में बहुत सारे ऐप्स बंद होने की खबरें आ रही हैं। ड्रीम 11 जैसे बहुत सारी कंपनियों ने अपने कारोबार को समेट लिया है। कानून का दूसरा पक्ष है कि जो सोशल जो ऐप्स हैं और जो ई स्पोर्ट्स के जो हैं उनको मान्यता देने के लिए एक अथॉरिटी बनेगी और उस अथॉरिटी के अनुसार मान्यता प्राप्त जो गेमिंग ऐप्स हैं उनको ही कारोबार करने की इजाज़त मिलेगी। तो जो ड्राफ्ट रूल्स हैं, ड्राफ्ट रूल्स में इस बात का डिटेल दिया गया है कि अथॉरिटी का गठन कैसे होगा, किस प्रकार से इन ऐप्स को मान्यता मिलेगी। तो नया ड्राफ्ट रूल फाइनल होने तक ऐप्स को मान्यता मिलने का काम रुक सकता है, लेकिन कानून संसद से बात पारित होने के बाद, नोटिफाई होने के बाद जो गैर कानूनी ऐप्स हैं उन पर तुरंत प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार की कानूनी जवाबदेही बनती है। एक और मुद्दा है कि राज्य की जो मशीनरी है या फिर वहाँ पर जो एजेंसीज़ हैं या पुलिस है, क्या इसमें पूरी तरह से सहयोग कर पाएंगी? क्योंकि अगर ढांचागत सुविधाएं देखें और तकनीक को देखें तो शायद उनके पास इतनी जानकारी भी नहीं होगी, क्योंकि ये कोई साधारण चोर नहीं है या साधारण डकैत नहीं है या फिर साधारण जुआ खिलाने वाले नहीं हैं।
ये ऑनलाइन और तकनीक के विशेषज्ञ होते हैं जो इस तरीके की गतिविधियां करते हैं। तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए क्या जो राज्यों की ढांचागत व्यवस्था है, एजेंसियां हैं, वो सक्षम हैं? देखिए, बड़ा आपने रोचक सवाल किया है और इसमें बहुत सारे पहलू हैं। मोटे तौर पे इसके 4 बड़े पहलू हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में इस विषय पे चर्चा हुई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने बोला कि हम इस बारे में, यद्यपि बेटिंग और गैम्बलिंग राज्य का विषय है, लेकिन हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी इस बारे में जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा थे, उन्होंने इस बारे में चर्चा की। देश में कम से कम 10 राज्यों की विधानसभा में इस बारे में चिंता जाहिर की गई है। तो अगर हम संवैधानिक व्यवस्था देखें तो 7वीं अनुसूची के अनुसार जो एंट्री 34 में बेटिंग और गैम्बलिंग राज्यों का विषय है, इस बात को लॉ कमीशन ने माना है और इस बात को केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने साल 2021 में एक एफिडेविट दिया था। और उसके बाद जब संसद में एक बार चर्चा हो रही थी तो आईटी मिनिस्टर ने भी बोला था कि जो ऑनलाइन गेमिंग के मर्ज को रोकने के लिए राज्य सरकार के पास कानून है और राज्य की पुलिस, दोनों बातें 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्यों के अधीन आती है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक विशेष स्थिति ये है कि एंट्री 31 के अनुसार 7वीं अनुसूची में जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन केंद्र सरकार के अधीन आता है, जिसके तहत आईटी एक्ट बना है। तो कानून का जो पालन है, कानून के जो अपराध हैं, वो चाहे बीएनएस में लिखे गए हों या पीएमएलए में लिखे गए हों, केंद्र और राज्य की एजेंसियां अलग अलग तरीके से हैंडल कर सकती हैं। लेकिन एक्शन लेने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के मेटी मंत्रालय को है और उसके अनुसार ही अगर किसी ऐप को ब्लॉक करना है, एक उसमें इस कानून के बाद एक रिपोर्ट भी आई है कि लगभग 1524 गैर कानूनी ऐप्स को केंद्र सरकार ने ब्लॉक किया है। तो अगर राज्यों को कोई एक्शन लेना है तो ये एक देखा जाए तो फेडरल सिस्टम की एक खूबी भी है कि कानून राज्य का है, एजेंसियां राज्य की हैं, लेकिन कार्रवाई केंद्र सरकार कर सकती है। और इसी वजह से एक गलतफहमी भी होती है और इसी का फ़ायदा उठा करके गेमिंग कंपनियां बड़े पैमाने पर गैर कानूनी कारोबार कर रही हैं। कुछ गेमिंग कंपनियों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है जो कानून लाया गया है। तो ऐसी स्थिति में किन आधारों पर वो चुनौती दे रही हैं? चूँकि सिर्फ आजीविका वाला ही इशू है कि उनका जो बिज़नेस है वो बंद हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत अहम सवाल है कि जो गेम वो लोगों को खेलने के लिए प्रेरित करते हैं, उनसे तो उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। नहीं, देखिए, बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगते हैं, जैसे शराबबंदी पर प्रतिबंध लगना या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगना या आपराधिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगना। और इस बारे में लॉ कमीशन ने इस बारे में विस्तार से चर्चा किया। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट भी हैं कि जुआ खिला करके, सट्टेबाजी करा करके आजीविका करना, ये संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट लोगों के 3 हैं। पहला फंडामेंटल राइट है कि समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार ये है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार राज्यों की पुलिस ने 1000-2000 रुपए का जुआ खेलने वाले लोगों को अरेस्ट किया। लाखों लोगों को राज्यों की पुलिस अगर जुआ खेलने के लिए गिरफ्तार करती है तो संगठित अपराधियों को गिरफ्तार क्यों नहीं करना चाहिए? ये आर्टिकल 14 की बात है। अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 के तहत लोगों को जीवन का अधिकार है। तो अगर देश के 63 करोड़ या 45 करोड़ लोग ऑनलाइन ये जुए के मर्ज से पीड़ित हैं, उनके जीवन का अधिकार बाधित होता है, ये दूसरी बात है। और जो तीसरी बात है कि बच्चों की जो सुरक्षा है, महिलाओं की जो सुरक्षा है, वो फंडामेंटल राइट में होने के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है। एक वेलफेयर स्टेट में सरकार की जिम्मेदारी लोगों को ये नहीं है कि 2 लाख लोगों का रोजगार जा रहा है या लोगों को पैसे कमाने की इजाज़त देना। एक वेलफेयर स्टेट में सरकार की जिम्मेदारी है नागरिकों के हितों की रक्षा करना, नागरिकों के जीवन की रक्षा करना। और उस लिहाज से देखा जाए तो अब अगर ये कंपनियां लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रही हैं, टैक्स चोरी करती हैं, लोगों को आपराधिकता की ओर प्रेरित कर रही हैं, तो इस तरीके की गैर कानूनी गतिविधियों को करने के लिए कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। और इन गेमिंग कंपनियों में से जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं, अब उसमें एक दिलचस्प बात ये हो रही है कि कल हमारे मैटर के समय में जब हमने 2000 ऐप्स के डिटेल्स दिए कि ये बेटिंग के, गैम्बलिंग के, कैसीनो के ऐप्स हैं जो भारत में गैर कानूनी तरीके से कारोबार कर रहे हैं, इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए और कुकुरमुत्ते की तरह हैं। अगर एक आता है दूसरा फिर उसको बंद हो जाता है या मिरर वेबसाइट के माध्यम से काम करते हैं, तो इसमें बहुत तेज़ी से कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो तब उस समय बताया गया कि अभी ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है। लेकिन आज जब मैटर आया तो उस समय बताया गया कि इस कानून के लागू होने से बड़े पैमाने पर कई ऐप्स बंद हो गए हैं।
तो सरकार को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि नया कानून लागू हुआ है या लागू नहीं हुआ है, क्या रूल्स अभी सिर्फ ड्राफ्ट रूल्स के बेसिस पे, क्या नए कानूनों को भी अभी होल्ड में रखा गया है, क्योंकि जो हमारा डेटा सुरक्षा कानून है वो संसद से 2023 में पारित हो गया, उसे लागू नहीं किया गया। आईटी एक्ट के तहत, आईटी इंटरमीडिएट रूल्स के तहत जो गेमिंग कंपनियों के लिए जो रूल्स बनाए गए थे, मद्रास हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने बोला कि उन रूल्स को लागू नहीं किया गया। अब ये गेमिंग कंपनियों के खिलाफ जो जुए और बेटिंग और सट्टेबाजी को रोकने के लिए कानून बनाया गया है, अगर इसे भी लागू नहीं किया गया है तो ये एक संसदीय व्यवस्था में भी एक बड़ी चुनौती है कि हम इन बड़ी डिजिटल कंपनियों के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई करके देश की रूल ऑफ लॉ को, सार्वभौमिकता को और नागरिकों के जीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित करें, जो सरकार की सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है। विराग जी, मैं एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा। चूँकि बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐप बनाते हैं, चूँकि आपने इंटरपोल की बात की थी शुरू में कि सरकार उस दिशा में भी काम करेगी, लेकिन तमाम ऐसे टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं जहां से आप टैक्स भी वापस नहीं ला सकते या उन चोरों को वापस नहीं ला सकते जो बैंकों से ही पैसा लोन लेकर के बाहर विदेशों में बस गए हैं जाके। तो ऐसी स्थिति जब है तो ऐसे जो गेमिंग ऐप चलाने वाले हैं उन पर कैसे शिकंजा कसा जाएगा? देखिए, जब विदेशी कोई जासूस भारत में होता है तो हम उसको पकड़ते हैं। पाकिस्तान अगर भारत में अगर कोई देश विरोधी गतिविधियां करता है तो उसके लिए हमारे पास कानून बने हैं। इसी तरीके से किसी भी प्रकार का डिजिटल अपराधी भले ही विदेश में बैठा हो, टैक्स हेवन में बैठा हो, पर वो भारत में 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। पहला, वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का इस्तेमाल कर रहा है, टेलीकॉम सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरे नंबर पर वो भारत की बैंकिंग सिस्टम से पैसा ले जा रहा है। और तीसरे नंबर पर उनके भारत में कहीं ना कहीं से उनके जो बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जो लोग पैसे ले रहे हैं, तो उनका नेटवर्क भारत में है। तो सरकार, जो राज्यों की पुलिस है और केंद्र सरकार की जो ईडी, सीबीआई और दूसरी एजेंसियां हैं, यह उनकी जिम्मेदारी है किस तरीके के गिरोहों पे और यही बात हमारी पिटीशन की प्रेयर में है कि जो गैर कानूनी तरीके से ये कंपनियां भले ही कारोबार कर रही हैं, लेकिन इनका पेमेंट कैसे बैंकिंग सिस्टम से जा रहा है, इसका मतलब कि बैंकिंग सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है या इनके बैंक अकाउंट में कहीं ना कहीं से कोई दिक्कत है। और एक डिजिटल इंडिया फाउंडेशन जो मेटी के तहत एक काम करता है, उसकी रिपोर्ट है और उसमें बताया गया है कि किस तरीके से इस तरह के अपराधों को अंजाम देने के लिए बैंकिंग सिस्टम को एक टारगेट किया जा रहा है। और बैंकिंग सिस्टम केंद्र सरकार के अधीन है, पुलिस राज्यों के अधीन है, कानून राज्यों के हैं, नया कानून केंद्र सरकार का है। इन सारी चीज़ों में तालमेल करके और संविधान के अनुरूप राज्य और केंद्र सरकार दोनों अपनी जिम्मेदारी पूरी करें तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर हम इन अवैध जो जुए और सट्टेबाजी के ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स हैं उन पर हम लगाम लगा सकेंगे। आपके जो मुकदमे पर अब अगली सुनवाई कब होगी आपकी याचिका पर? 26 नवंबर को सारे मैटर्स को उन्होंने लिस्ट करने का आदेश दिया है और ये आदेश भी दिया है कि केंद्र सरकार याचिकाओं पर विस्तार से जवाब अपना दाखिल करेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना विराग गुप्ता जी को, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करके किन मांगों को रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, और अब इस मामले पर 26 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। तब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, चूँकि इस बार सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि विस्तृत जवाब इस मसले पर दाखिल करें। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।